आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के संघर्ष सिद्धांत के बारे में। मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रियर में 1818 ईस्वी में हुआ था। उनके माता पिता यहूदी थे, जिन्होंने ईसाइयों के साथ होने वाले भेदभाव से मुक्ति पाने के लिए प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया था। मार्क्स के पिता वकील थे और इसीलिए मार्क्स ने भी कानून का अध्ययन किया। कानून पढ़ते पढ़ते बर्लिन विश्वविद्यालय में मार्क्स ने हीगल के दर्शन का अध्ययन भी किया। प्रारंभिक वर्षों में मार्क्स अपने आप को एक युवा हीगलवादी मानते थे। वास्तव में युवाओं का एक ऐसा समूह बर्लिन में बन गया था जो हीगल का अनुयायी तो था, लेकिन हीगल की निरंतर आलोचना भी करता था। बाद में मार्क्स ने हीगल के सिद्धांत को अस्वीकार किया और कहा कि इतिहास का महत्वपूर्ण निर्णायक मस्तिष्क तो नहीं है। उन्होंने समाज की संरचना के लिए भौतिक कारकों को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन इसमें मार्क्स का कोई दोष नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के विचार समय समय पर बदलते रहते हैं। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत, जो कि क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है, वास्तव में सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी है। मार्क्स के सिद्धांत में आदमी सबसे महत्वपूर्ण प्राणी है, उससे ऊंचा कोई नहीं है और वह किसी से नीचा नहीं है। इस आदमी की गरिमा अद्वितीय है। आज यह आदमी किसी गुलाम की तरह जंजीर में जकड़ा हुआ है। उसके हाथ पांव लहूलुहान हैं और शोषण तथा दमन से वह ग्रसित है। इस आदमी को मुक्ति देना किसी भी सिद्धांत का पहला और अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर मार्क्स ने जिस सिद्धांत को रखा है, उसे संघर्ष सिद्धांत कहा जाता है, जो एक सिद्धांत नहीं होकर आदमी की मुक्ति का एक एजेंडा या योजना है। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में यह स्थापित किया कि किसी भी समाज का बुनियादी आधार उसकी अर्थव्यवस्था होती है। दूसरा, इस अर्थव्यवस्था के कारण वर्ग संघर्ष पैदा होता है। इस वर्ग संघर्ष के पीछे कोई न कोई वैचारिकी अवश्य होती है। यह वैचारिकी ही वर्ग संघर्ष को सुदृढ़ करती है। तीसरा, यह कि संघर्ष और वैचारिकी को ध्यान में रखकर मार्क्स ने सामाजिक उद्विकास के वृहद सिद्धांत का निर्माण किया है। चौथा और अंत में मार्क्स भविष्य के एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जो वर्ग और राज्य विहीन है। अपने सिद्धांत में यह मानते हैं कि किसी भी समाज का जो मुख्य आधार है वह उसकी आर्थिक व्यवस्था होती है, जो कि किसी भी समाज के स्वरूप को निर्धारित करती है। वे कहते हैं कि समाज की पहचान को निश्चित करने में आर्थिक कारणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस अर्थ में सामाजिक परिवर्तन भी आर्थिक कारणों के परिणाम स्वरूप होता है। सामाजिक विचार, सामाजिक जीवन, मूल्य, राजनीतिक व्यवस्था, साहित्य, कला, इनका निर्धारण आर्थिक उत्पादन पर निर्भर करता है। यानी समाज की बुनियादी संरचना का आधार आर्थिक होता है और आर्थिक बुनियादी संरचना पर जो निर्माण है वह निर्भर करता है। मार्क्स सामाजिक संगठन को 3 स्तरों पर देखते हैं। इसका पहला स्तर है उत्पादन की भौतिक शक्तियाँ। वास्तव में उत्पादन विधियाँ वे विधियाँ हैं जिनके द्वारा मनुष्य अपना जीवन निर्वाह करता है। सामाजिक संगठन का दूसरा स्तर है उत्पादन की शक्तियाँ। उत्पादन शक्तियों का आदमी की प्रकृति के साथ संबंध होता है। वास्तव में जिन्हें मार्क्स उत्पादन शक्तियाँ कहते हैं, उसे आज हम तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी कहते हैं। सामाजिक संगठन का तीसरा स्तर मार्क्स के अनुसार है उत्पादन संबंध। उत्पादन संबंध वास्तव में आदमी का आदमी के साथ संबंध है, जिसे हम सामाजिक संबंध कहते हैं। यह सब उत्पादन संबंधों पर आधारित होता है।
मार्क्स के इस संपूर्ण प्रस्तुतिकरण को यदि आज के संदर्भ में हम देखें तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में ज्ञान और सामाजिक संगठन में एक संतुलन होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें असंतुलन पैदा होता है, जिससे वैज्ञानिक ज्ञान तो बढ़ जाता है लेकिन उसी अनुपात में उत्पादन संबंध नहीं बढ़ते। इस तकनीकी ज्ञान की वृद्धि की दर से सामाजिक संस्थाओं में वृद्धि नहीं होती, यानी परिवर्तन नहीं आता। विकास की यह दौड़ असंतुलन को पैदा करती है, जिसके कारण समाज में संघर्ष पैदा होता है। मार्क्स के द्वारा दिए गए एक उदाहरण को अगर हम लें तो जब नई उत्पादन शक्तियाँ सामंतवादी व्यवस्था में विकसित हुई और इन शक्तियों के बराबर उत्पादन संबंध विकसित नहीं हुए, तब सामंतवाद का संघर्ष पूंजीवाद से हुआ। सामंतवाद में संपत्ति संबंध, बाजार नियंत्रण, कर व्यवस्था और मुद्रा का अस्थायित्व इस हद तक बढ़ गया कि औद्योगिक पूंजीवाद इसे सहन नहीं कर पाया और परिणाम स्वरूप सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया। मार्क्स कहते हैं कि आज पूंजीवादी व्यवस्था भी सामंतवाद की तरह कठोरता बरत रही है। वे कहते हैं कि आगे चलकर पूंजीवाद का भाग्य भी वही होगा जो सामंतवाद का हुआ। वास्तविकता यह है कि तेज़ गति से बढ़ती उत्पादन शक्तियाँ उत्पादन संबंधों को पीछे छोड़ देती हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में जो कुछ उत्पादन हो रहा है वह वैयक्तिक संपत्ति के लिए है, यह सब निजी मुनाफे के लिए है और इसी कारण पूंजीवाद का अंत अवश्य होगा। मार्क्स ने अपने सिद्धांत को एकदम सीधे रूप में रखा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संगठन और विशेषकर संपत्ति का स्वामित्व शेष समाज के संगठन को निश्चित करता है। वर्ग संरचना, संस्थागत व्यवस्थाएं और इसी तरह सांस्कृतिक मूल्य, विश्वास, धार्मिक संप्रदाय और विभिन्न विचारधाराएं अंत में आर्थिक आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन आधार पर कुछ ऐसी अपरिहार्य शक्तियां पैदा हो जाती हैं जिनका अंत क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष में होता है। इस तरह का क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष हर युग में देखने को मिलता है। इसे मार्क्स द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के नाम से पुकारते हैं। यहाँ मार्क्स ने हीगल के विचारों को एकदम से अस्वीकार कर दिया। हीगल जहाँ कहते हैं कि विचारों में परिवर्तन आने से समाज के भौतिक स्वरूप में अंतर आता है, वहीं मार्क्स ने कहा कि भौतिक परिवर्तन के कारण समाज की आर्थिक संरचना बनती है और यह आर्थिक संरचना आगे चलकर अधिसंरचना यानी विचारों में परिवर्तन लाती है। इसीलिए मार्क्स के इस उपागम को बहुत से आलोचकों ने कहा कि हीगल का जो सिद्धांत था वह अपने सिर के बल खड़ा था, जिसे मार्क्स ने पाँव के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स की यह अध्ययन विधि ऐतिहासिक थी, इसीलिए इस विधि को ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहते हैं। कि इतिहास उत्पादन पद्धतियों में आने वाला परिवर्तन है। जब जब उत्पादन की पद्धतियाँ बदलती हैं तब उत्पादन शक्तियाँ व उत्पादन संबंध भी बदलते हैं। उत्पादन पद्धति संघर्ष सिद्धांत का बुनियादी तौर पर एकमात्र आधार उत्पादन पद्धतियाँ हैं। उत्पादन पद्धति के दो भाग हैं, पहला उत्पादन शक्तियाँ और दूसरा उत्पादन संबंध। मार्क्स का कहना है कि अब तक अस्तित्व रखने वाले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इस प्रकार मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत केवल सामाजिक संरचना का सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत भी है। मार्क्स की वर्ग की अवधारणा निश्चित और सीमित अर्थों में है। वर्ग में वे लोग होते हैं जिनका संपत्ति के साथ संबंध एक समान होता है, या तो इन लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं है या ये वे लोग हैं जिनके पास संपत्ति एक ही प्रकार की है। अंत में चलकर लोग किस तरह का व्यवसाय या धंधा करते हैं यह तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है। तथ्यपूर्ण बात यह है कि एक जैसी आय प्राप्त करना है।
शारीरिक श्रम करने वाले कामगार, दफ्तरों के बाबू लोग, तकनीशियन आदि एक ही वर्ग के हैं, क्योंकि इनकी जो कुछ आय है वह इनके परिश्रम के कारण है। श्रम बेचने वाले लोगों का यह समूह पूंजीपतियों और भूस्वामियों से अलग है। मार्क्स ने तत्कालीन समाज में एक और भूस्वामी, जमींदार और जागीरदार वर्गों को रखा जो किसी दूसरे की भूमि पर काम करने नहीं जाते थे, और दूसरी ओर उन गुलामों का वर्ग था जिनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। वर्ग का संबंध संपत्ति से होता है। जिस समूह के पास उत्पादन के साधन हैं, व्यापार धंधा है, कल कारखाने हैं, वे पूंजीपति वर्ग में आते हैं। दूसरी ओर वे समूह हैं जिनके पास उत्पादन के साधन न्यूनतम हैं और जो अपने श्रम को बेचते हैं, सर्वहारा वर्ग में आते हैं। मार्क्स के सिद्धांत में विभिन्न वर्गों के हित परस्पर विरोधी होते हैं। यह विरोध संपत्ति के स्वामित्व की व्यवस्था के कारण होता है। यदि एक वर्ग मुनाफा कमाता है तो वह मुनाफा दूसरे वर्ग के कंधों पर होता है। मार्क्स के अनुसार अतीत में जो भी आर्थिक व्यवस्थाएं थीं, उन्होंने एक वर्ग विशेष को सुदृढ़ किया और यह सुदृढ़ वर्ग दूसरे वर्गों का शोषण करता रहा।